स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एट होम। तो आज के इस वीडियो में हम बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है बच्चे में विचार शक्ति का उत्पन्न होना। अर्थात बच्चे का ना, जैसे कि धीरे धीरे हम देखते हैं ना कि बच्चा सोचने समझने लग जाता है, तो उसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो संज्ञान होता क्या है, और जो बच्चे का पहला वर्ष होता है ना, उसमें बच्चे की जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या क्या है, और इसमें पालनकर्ता की क्या क्या भूमिका हो सकती है। अब जो शिशु होता है वो जब शिशु बॉर्न होता है तो अपने आसपास के जो लोग और दुनियादारी होते हैं ना, उसे वो नहीं जानता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, तो उसी माहौल में वो रहता है और वहीं रह के आसपास की चीज़ों से सीखता है, और उसमें वो ना समझ आ जाती है कि वो अपने आसपास की चीज़ों का अध्ययन करने लग जाता है और अपनी विचार शक्ति को विकसित करने लग जाता है। इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें जो संज्ञान शब्द है उसका, जिसका अर्थ है सीखना, उसके बारे में जान पाएंगे। संज्ञान शब्द की व्याख्या कर सकेंगे, जान सकेंगे कि सीखना, स्मरण शक्ति, प्रतीकात्मकता और संकल्पना निर्माण सभी ही संज्ञानात्मक जो संज्ञान है ना, उसी के पहलू हैं। और जो बालिका है उसका जो मस्तिष्क होता है वो जन्म के टाइम से ही सक्रिय होता है। संज्ञानात्मक विकास में संवेदी क्रियात्मक अवस्था का अर्थ क्या है ये जानेंगे। ये बता पाएंगे कि आनुवांशिकता और परिवेश संज्ञानात्मक विकास को किस तरह से प्रभावित करते हैं। शिशु के मानसिक विकास में पालनकर्ता की जो क्या भूमिका होती है ना, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संज्ञान क्या है। जैसे कि अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि नवजात रमेश हर उस वस्तु को चूसता था जो कि उसके मुंह के पास आती थी, चाहे वह चूसनी हो, अंगुली हो, या माँ का जैसे दूध हो, स्तन हो। तो जब वह रोता था तो उसकी माँ उसे चुप करवाने के लिए निपल चूसनी जो होती है ना, वो दे देती थी। अब वो चूसता रहता था, उसे भूख तो मिटती नहीं थी, लेकिन क्या है, वो चूसता रहता था। परंतु अगर इस समय उसे स्तनपान कराया जाता तो वह स्तन आतुरता से मुंह में ले लेता, और जब चूसनी दी जाती तो उसमें दूध नहीं आता था, क्योंकि जब उसे भूख लगी हो तो उसे दूध की जरूरत पड़ती है ना, तो उसे मुंह में खुश होकर नहीं लेता था। तो इसे पता चल, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा ना धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आती है तो उसे समझ आ जाता है कि इससे मुझे दूध नहीं मिलेगा, इससे मेरी भूख शांत नहीं होगी। तो इसका मतलब कि उसने ना माँ के स्तन और जो चूसनी होती है ना, उसमें विभेदीकरण करना सीख लिया। 9 महीने की जो एक बच्ची है उसको अपने पिता से बहुत लगाव है, और उसके पिता की वस्तुओं को अपनी वस्तु मानती है। जैसे कि जो पिता की चप्पल है वो कहेगी कि मेरी चप्पल है, और कोई भी अगर वह चप्पल पहने देख लेते ना किसी को भी, तो वो निगलवा के ले आती है कि मेरी हैं, मेरे पापा की हैं। तो इसी तरह जैसे 18 महीने की है बच्ची, तो पिता के खाने का खा रही है, तो देख रही है कि पिता कैसे खा रहे हैं, वो देखेगी और बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करेगी जैसे कि उसके पिता कह रहे हैं। यानी कि वो अपने पिता की नकल कर रही है, और नकल कर रही है मतलब उसने देखा है पिता को ऐसा करते हुए। तो वो उसका मतलब कि उसके अंदर स्मरण शक्ति विद्यमान है। अब जैसे एक बच्चा है, वो 11 महीने का है, वो घुटनों के बल चल सकता है और बिना किसी सहारे को पकड़कर खड़ा भी हो सकता है। जैसे उसने मेज पे खिलौना देखा तो घुटनों के बल मेज पे पहुंच गया, पकड़ के खड़ा हुआ और खिलौनों तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। मेज ऊंची थी, खिलौनों तक नहीं पहुंच पाया। उसने कुछ समय तक तो कोशिश की, है ना, पर अगर जब उसने कोशिश की उसके हाथ नहीं आया, पहले उसने सोचा ले लूंगा, तो क्या किया उसने, वो वापस घुटनों के बल गया और अपनी माँ के पास गया और उन्हें ना मतलब पकड़ के और इस तरह से बताया कि माँ, क्योंकि माँ उसे देख रही थी, तो वो माँ के पास पहुंचा और उसने ना अपने हाव भाव द्वारा माँ को समझा दिया कि वो खिलौना मुझे चाहिए। माँ आई और उसने वो खिलौना निकाला और बच्चे को दे दिया, है ना। इससे बच्चा खेलने लग गया और अपनी समस्या का बच्चे ने हल निकाल लिया। कि उसने ये नहीं सोचा नहीं हो रहा तो ना सही, कि अगर मेरे से मैं नहीं उठा पा रहा तो ठीक है, मैं रहने देता हूँ। नहीं, उसने ना अपनी समस्या का समाधान निकाला और जाके अपनी माँ के पास गया और माँ से वो खिलौना उतरवा के खेलने लग गया। इसका मतलब उसने समस्या का समाधान कर लिया। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है कि जैसे एक 15 महीने की बच्ची है जो बहुत ही चुस्तीली फुर्तीली है, मस्ती करती रहती है। तो उसके पिता ना बेड पे जैसे लेटे हुए हैं पापा, वो आई और आके उसने मस्ती मस्ती में अपने पापा के हाथ पे दांत से काट लिया, बाइट कर ली।
अब उसके पापा क्या है, झूठ मूठ का उसे दिखाने के लिए ऐसे करने लग गए, अपने चेहरे के हाव भाव ऐसे बना लिए और बोले हो मुझे ना दर्द हो गया है। जैसे कई बार हम नहीं कर देते हैं बच्चों को चिढ़ाने के लिए कि अच्छा आपने मुझे दर्द कर दिया, और मुझे बहुत दर्द हो रहा है ऐसे करके। और उसकी जब माँ वहाँ पे पास में बैठी थी तो उन्होंने भी अपने चेहरे के हाव भाव बदल लिए और बच्ची को दिखाने के लिए ऐसे बोला कि है ना, ओहो देखो आपने तो पापा को चोट कर दी, आपकी वजह से ना पापा को दर्द हो रहा है। अब क्या है, माता और पिता का ऐसा व्यवहार देख के बच्ची एकदम से ऐसे हो जाती है कि शांत होके और देखने लग गई और समझ गई कि अच्छा हाँ मैंने जोर से काट दिया, पापा को दर्द हो रहा है। और वो क्या है, सांत्वना देने लगती है पिताजी को जाके कि अच्छा मैंने दर्द कर दिया, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, जहाँ पे उसने काटा वहाँ पे चूमने लग जाती है। इस तरह से क्या है, वो सांत्वना देने लगती है पिता को। और वो ऐसे करती है जैसे कि उसके साथ जैसे पहले उसे ऐसे ही सांत्वना मिली थी ना, कभी उसे माता या पिता से कभी चोट लगने पे दर्द होने पे जैसे सांत्वना मिली थी, वो व्यवहार है ना, वो अब इस टाइम दर्शाती है। तो इससे क्या है, समझ में आता है कि जो पहले घटनाएं उसने देखी है वो उनका अनुकरण कर रही है माता और पिता का। अब जैसे कि एक प्रारंभिक महीनों में शिशु अपने आसपास होने वाली घटनाओं को समझने लगते हैं, और ऐसी कुछ घटनाएं जैसे हम हमारे भी जेहन में कई ऐसी घटनाएं होंगी ना, जैसे किसी चीज़ का अनुकरण करना, तर्क शक्ति का इस्तेमाल, किसी भी अपेक्षित बातों को समझना, ये सब के सब संज्ञान और बुद्धि के विभिन्न पहलू हैं। इन मानसिक प्रक्रियाओं के अलावा संज्ञान में संकल्पना निर्माण व प्रतीकात्मकता भी शामिल है। अब ये संकल्पना निर्माण और प्रतीकात्मकता से क्या आशय, ये हम पढ़ेंगे। अब संकल्पना क्या है, जानकारी और सूचनाओं को संगठित करने का एक तरीका संकल्पनाएं हैं। ठीक है, अब संकल्पना का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सूचना व जानकारियों का इकट्ठा करना। हमें सूचनाओं को एकत्रित करने या वर्गीकृत करने में सहायक होती हैं। कोई एक संकल्पना उन विशेषताओं से विकसित होती है जो कि वस्तु, क्रियाओं, विचार समूहों में एक ही सी होती है, एक जैसी होती है लगभग। जैसे कि एक संकल्पना खाने की, एक ना खाने योग्य पदार्थों की है। हम अपने आप जैसे सीख जाते हैं ना, और बच्चा भी हमें देख देख के उस माहौल में रह रह के सीख जाता है कि ये चीज़ें ये खाने की हैं और ये चीज़ें कि बिना खाने की है। जैसे कि खाने की चीज़ों में हम बोलते हैं कि फल, सब्जी, मेवा, ये सब की सब चीज़ें खाने योग्य हैं, इसके अलावा ना खाने योग्य चीज़ें आएंगी। ऐसे ही निर्जीव सजीव के अंदर जो विभेदीकरण होता है वो वाला, आकार, रंग, मौसम, कार्य, खेल, ये सब के अंदर सबकी अपनी अपनी संकल्पनाएं हैं, और ये बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है। शोधकर्ताओं ने नियत करने का प्रयत्न किया कि किस आयु में बच्चे संकल्पनाओं का निर्माण शुरू कर देते हैं। तो जो प्रतीकात्मकता है उसका मतलब है किसी घटना, वस्तु, क्रिया, गुण या संकल्पना जो होती है ना, उसको किसी अन्य रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि किसी चीज के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना। यह प्रतीक फिर उस घटना या वस्तु का स्थान ले लेता है। जैसे कि जो प्रतीक होता है वो बताता है कि आगे रेल की पटरी है, जो कि निशान होता है ना रेल की पटरियों का, पुल के जैसा एक निशान होता है, तो समझ पटरी के जैसा, तो हम समझ जाते हैं कि ये निशान आ गया, मतलब आगे रेल की पटरियां मिलेंगी हमें। क्रॉस का जो निशान होता है हम समझ जाते हैं कि अस्पताल है आगे जाके। इस तरह से कुछ चीजें ना, अब उसमें ये नहीं लिखा होता कि आगे अस्पताल है, बस हमें रेड कलर का प्लस का चिन्ह दिख जाएगा ना, हम समझ जाएंगे यहाँ पे आसपास में हॉस्पिटल है। तो जब शालापूर उम्र में बालिका लकड़ी के गुटकों को बस मानकर खेलती है, तब वह उसे बस का प्रतीक मान के खेलती है। तब वो बस थोड़ी है, लेकिन उसके लिए वो बस ही है, वो ऐसे ही चलाएगी, ऐसे ही यूज करेगी, उसे ऐसा ही व्यवहार करेगी कि जैसे वो बस चला रही हो। ऐसे जब एक 2 वर्ष की लड़की है, वो अपनी नानी के गांव में उनसे मिलने के लिए आई। जब वह वापस जा रही थी तो उसका पूरा परिवार उन्हें बस अड्डे छोड़ने आया। तब से जब भी बाला, जो जो बच्ची होती है, गांव में बस आते हुए देखती है तो वह कहती है कि नानी आई, क्योंकि उस बस में उसके साथ नानी आई थी। तो उसके हिसाब से जब वो बस आएगी तो उसमें नानी आएगी। तो उसकी जब बस का आना उस बच्ची के लिए नानी का प्रतीक है कि नानी आएगी, बस का आना मतलब नानी का आना प्रतीक हो गया उसके लिए। अब जैसे कि इससे सिद्ध होता है कि संज्ञान का संबंध अपने आसपास की जो चीजें, घटनाएं में परिवेश को जानने से है। लोग और घटनाओं के बारे में सबके अपने निजी विचार होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं, और संज्ञान का संबंध विचार शक्ति और ज्ञान के विकास से है। हम किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका क्या आशय निकालते हैं, अपनी क्रियाओं के संचालन में कैसे उसको उपयोग करते हैं, ये सब के सब विचार शक्ति व संज्ञान से ही निर्धारित संबंधित होते हैं। अब यह हम सोचते हैं कि जो संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, तो संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति को परिवेश परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में सक्षम बनाता है। विचार शक्ति के विकास से व्यक्ति किसी भी जो परिस्थिति ने किसी भी परिस्थिति को अधिक प्रभावशाली ढंग से समझ पाता है और उसका सामना कर पाता है। इसीलिए संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि बच्चों को सोचने विचारने की शक्ति को हम ना कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें ना बच्चों की विचार शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर है।
अपने अनुभव द्वारा कोई एक घटना लिखिए जो शिशु की किसी एक मानसिक संज्ञान प्रक्रिया को दर्शाता हो। तो अब संज्ञान, मानसिक संज्ञान यानी कि उसको याद रखने की घटना को कुछ भी लिख सकते हैं हम, है ना। या उसने कोई चीज़ देखी हो और उसका अनुकरण किया, वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़े थे ना, वो बच्ची ने अनुकरण किया माँ का, कि उसको दर्द हो रहा था। तो इस तरह से क्या हमने आसपास, समझो आसपास आपने अपने घर में या आसपास घर में बच्चे नहीं है तो अड़ोस पड़ोस में आपने कई बार देखा होगा। फिर सोचा होगा जब हम वो बच्ची वो घटना जब वो बातें करती है बच्ची, तो हमें याद आता, अच्छा ये देखो हमारी नकल कर रही है, कल हमने ना ऐसे किया था। अब जैसे हमने बच्ची के सामने ना, हमने समझो बच्ची ने कभी मैगी नहीं खाई हो और हमने मैगी खाई हो बच्ची के सामने, और किसी दिन हमने बच्ची को मैगी दे दी प्लेट में, तो बच्ची क्या है, चम्मच की जगह बच्ची हमसे कांटा मांगेगी कि ये चाहिए, और उसी से खाने की कोशिश करेगी। हमने उसे ना सिखाया है, और हमें लगता है कि उसे तो पता भी नहीं है, लेकिन जब हम देखेंगे ना, अच्छा फिर हमें याद आएगा, अच्छा इसने ना कल हमें खाते हुए देखा था, इसलिए उस चीज़ का अनुकरण कर रही है, इसका मतलब इसे चीज़ याद है। तो इस तरह की कोई भी घटना हो ना, वो आप ना इसके अंदर लिख सकते हैं। संज्ञान शब्द से क्या मतलब है आपका? संज्ञान जो है उसकी संज्ञान की विचार शक्ति शक्ति जो होती है ना, वो उसके विकास से संबंधता है, उसकी विकास से संबंधता होती है। इस बात से संबद्ध होता है कि जो बच्चा और वयस्क ना अपने आसपास की जो दुनिया है, घटनाएं हैं, वस्तुएं हैं, उन सबको ना किस प्रकार से समझते हैं, तो वो संज्ञान होता है। या बच्चे के ना विचार शक्ति का विकास जो होता है ना, उससे संबंधित होता है संज्ञान। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हर एक वाक्य संज्ञान के एक पहलू के बारे में बता रहा है, तो दी गई जगह में बताइए कि प्रत्येक वाक्य संज्ञान के किस पहलू का वर्णन कर रहा है। ठीक है, तो पहला है किसी घटना, वस्तु, क्रिया या संकल्पना को दर्शाने के लिए किसी चीज का प्रतीक का उपयोग करना। तो ये प्रतीकात्मकता है कि किसी चीज के लिए ना प्रतीक का यूज कर रहा है बच्चा। वस्तुओं, क्रियाओं व विचारों के ऐसे समूह जिनकी एक सी विशेषताएं हो, सूचनाओं को संगठित करने के तरीके, तो वो हमें संकल्पना के अंतर्गत रखेंगे इसमें, कि वो संकल्पनात्मक संज्ञान है, कि बच्चा ना संकल्पनाएं बना सकता है कि ये चीज इस तरह की होगी, एक जैसी ये समूह है, ये इस तरह का होगा, तो उनकी संकल्पनाएं बना सकते हैं। तीसरा है जानकारी एकत्रित करना और जब आवश्यक हो तब उसका अनुस्मरण करना। तो ये बच्चे की स्मरण शक्ति दर्शाता है। बच्चा सीखता रहता है, बताता नहीं है, या फिर जरूरत भी नहीं पड़ती बताने की, लेकिन जब वक्त आता है ना, तो वही घटना सामने आती है, तो बच्चा उनका अनुकरण करता है। तो ये स्मरण शक्ति के ऊपर आधारित संज्ञान है। अब बच्चे का जो पहला वर्ष होता है, उसमें बच्चे की विचार शक्ति क्या होती है, कैसी होती है? जब बच्चा होता है तो बच्चों में जन्म के समय से ही विचार शक्ति विद्यमान होती है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कोई भी चर्चा जो है वो स्विट्जरलैंड के जो मनोवैज्ञानिक थे ना, और ये एक बाल मनोवैज्ञानिक थे, है ना, वो उनका नाम ना जॉन पियाजे था। जॉन पियाजे, इन्होंने बच्चों की जो शाला पूर्व बच्चे हैं ना, इनके शिक्षा के क्षेत्र में और इनके किसी भी विकास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो इनके समझो, इनके जो चर्चा है ना, उसके बिना बच्चों की विचार शक्ति क्या होती है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है, उसका हम अगर उसकी चर्चा करेंगे तो उसमें जॉन पियाजे का नाम जरूर आता है। उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक अध्ययन किए, बहुत सारी किताबें लिखी, और हमें ना ये समझाया कि बच्चे कैसे अपने आसपास की घटनाओं से सीखते हैं, लोगों को समझते हैं, घटनाओं में लोगों के बारे में उनकी समझ कैसे बढ़ती है। और नवजात जो बच्चे हैं सचमुच कुछ सीखते हैं, समझते भी है, या ऐसे ही हम अपने मन से कुछ भी कह रहे हैं। नवजात शिशु वास्तव में कुछ समझते हैं क्या, उनमें कुछ सीखने की क्षमता होती है? शिशु और बच्चे किस तरह से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं? क्या समय के साथ साथ बच्चों की विचार शक्ति में परिवर्तन आता है? ये सारे प्रश्न है ना, वो जॉन पियाजे के शोध का प्रमुख हिस्सा थे, और इन्हीं के ऊपर उन्होंने बच्चों के ऊपर अनुसंधान किए थे। उनके अनुसार जो बच्चा है, उनका संसार व घटनाओं को क्रमशः देखने और समझने का तरीका जो वयस्क होता है उनसे अलग होता है। और जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र का भी इसके ऊपर फर्क पड़ता है, कि जो बच्चे की एक उम्र का बच्चा और दूसरे उम्र की बच्चा है ना, उनकी सोच में भी परिवर्तन रहता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में पियाजे ने इन परिवर्तनों का उल्लेख किया है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, न केवल उनकी जानकारी का भंडार बढ़ता है, बल्कि उनका जो सोचने का तरीका होता है ना, वो भी बढ़ जाता है। और उनकी जो विचार शक्ति का विकास है वो 4 अवस्था से होकर गुजरता है। पहली है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है वह जन्म से लेकर 2 वर्ष की है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वह 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 9 वर्ष से 11 वर्ष तक की है, और 12 वर्ष के बाद की जो बच्चे की जो अवस्था होती है वह औपचारिक व संक्रियात्मक अवस्था होती है। चूंकि प्रत्येक अवस्था में बालिका के सोचने का ढंग भिन्न होता है, इसलिए यह कहना अनुचित होगा कि 2 वर्षीय बालिका 6 वर्षीय बालिका की तुलना में कम बुद्धिमान है।
क्योंकि 2 वर्ष की बालिका का सोचने का तरीका अलग होगा और 6 वर्ष की बालिका की सोचने का तरीका जो होता है थोड़ा उससे अलग होगा। अब जो पहले वर्ष में होने वाली विचार शक्ति जो होती है उनमें संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था यानी कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था आती है। पियाजे जब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर निर्माण कर रहे थे तो उनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत था उनके उनके खुद के जो 3 बच्चे थे ना, उनका अवलोकन करके उन्होंने संवेदी क्रियात्मक अवस्था के बारे में संधान किया था। उन्होंने उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए अपने बच्चों व अन्य बच्चों की क्रियाओं के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि आयु के अनुसार जो बच्चों की विचार शक्ति है उसमें कैसे परिवर्तन आता है, इसके बारे में उन्होंने अनुसंधान किया। अब उनकी पहली अवस्था है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जो कि जन्म के 2 वर्ष तक होती है, पहले वर्ष में जिसे मान सकते हैं। जैसा कि नाम से विदित है, इस अवस्था में शिशु आसपास के लोगों व परिवेश को अपनी ज्ञानेंद्रियों व क्रियात्मक क्षमताओं के द्वारा समझते हैं। वे वस्तुओं के बारे में अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा व प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि लकड़ी के गुटकों के बारे में जैसे उन्हें छूकर देखकर जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें फेंकती है, ठोकर मारती है, धक्का देती है, इस तरह से उसकी वो सीखती है वो सब चीजें। उन्हें छूकर देखती है तो ज्ञानेंद्रिय सूचना मिलती है, उसे उठाकर फेंकती है, धक्का देती है तो उसी क्रियात्मक क्षमताओं का विकास होता है। व्यस्क के समान लकड़ी के गुटकों के जो गुण होते हैं ना कि ये ठोस है, लकड़ी का है, रंग कलर इसका क्या है, ये सोच नहीं सकती क्योंकि ये संकल्पनाएं अभी बनी नहीं होती हैं। यानी कि इस अवस्था में शिशु का जो संकल्पनात्मक रूप है ना वो विकसित हुआ नहीं होता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था में। अब जो अगर वो कोई क्रिया नहीं करते ना तो इसका मतलब वो थोड़ा कम सीख पाते हैं इस टाइम, है ना। तो लेकिन जो वयस्क होते हैं और बड़े बच्चे होते हैं घटना वस्तु को समझने के लिए ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जानकारी पर ही निर्भर नहीं रहते, वे जानकारी को संकल्पनाओं में वर्गीकृत कर सकते हैं और उनके मूर्त व अमूर्त जो तर्कपूर्ण ढंग है उनके हिसाब से बच्चे विचार कर सकते हैं थोड़े बड़े होने के बाद। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु संकल्पनाओं का निर्माण करने लग जाते हैं। संवेदी क्रियात्मक अवस्था में विचार शक्ति धीरे धीरे विकसित होती है और इस अवस्था के अंत तक शिशु यह समझने लग जाते हैं कि जो उनकी क्रियाएं हैं ना, जो भी काम वो कर रहे हैं वो दूसरे लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रही है। ऐसा नहीं है कि पहले क्या बच्चे को लगता है ना वो कर रहे हैं तो अपना कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उनको समझ आने लग जाता है कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो दूसरों को प्रभावित कर रहा है। वे अपनी क्रियाओं को स्वयं नियोजित कर अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा है वो खिलौना लेने के लिए गया था और नहीं ले पाया तो वो माँ के पास गया और माँ ने उसे खिलौना उतार के दिया तो उसने अपनी समस्या का समाधान कर लिया इस तरह से। अब बच्चे की पहली उपावस्था की अवधि जन्म से 1 महीने तक की है। इस अवस्था में जो नवजात शिशु अपनी सहज प्रतिक्रियाओं द्वारा वातावरण से अपना तालमेल बैठाते हैं। जैसे कि भूख लगने पे बालिका रोने लग जाती है, उसके मुंह से जैसे कि मुंह के पास ही जैसे निप्पल लगता है तो चूसने लगती है ना, तो ये सहज प्रतिक्रिया है। जैसे कि बच्चा है, जो छोटा बच्चा है वह अपनी सहज प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन लाके वातावरण से अपना तालमेल बिठा लेता है, छोटा बच्चा होता है। जैसे कि अब बच्चा है वो अपने माँ का जैसे दूध पीती है तो वो चूसना सीख रही होती है, बाद में उसके आसपास कोई भी चीज आती है ना वो मुंह में लेके चूसने लग जाती है, जैसे अंगुली चूसने लग जाती है, चादर का कोना कुछ पकड़ लिया, माँ के दुपट्टे का कोना मुंह में आ गया, चूसने आ गई तो वो सबको चूसने लग जाती है। यह सामान्यीकरण की शुरुआत है। सामान्यीकरण मानसिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे बच्चे संकल्पना विकसित करने में इससे ना बच्चों की संकल्पना विकसित करने में सहायता मिलती है। जैसे कि जो विभिन्न वस्तुएं जो होती हैं चूसने से बच्चे समझने लग जाते हैं कि क्या मुंह में लेंगे, हम क्या चूसेंगे तो हमारी भूख शांत होगी। यानी कि हम दूध पिएंगे तो हमारी भूख शांत होगी, माँ का दूध पिएंगे तो, और हम चूसनी लेंगे या फिर कपड़े का कोना मुंह में लेंगे तो या उंगली लेंगे तो इससे हमारी भूख शांत नहीं होगी। और बच्चा क्या सामान्यीकरण की प्रक्रिया सीख जाता है कि दूध पीने के लिए हमें ना माँ का दूध ही चूसना पड़ेगा। इस तरह से वे सीख जाते हैं। जैसे अब बच्चा है उसे कोई ध्वनि 2-3 बार सुनाएंगे, बच्चा उस ध्वनि की और देखने लग जाता है और उस ध्वनि की संकल्पना का निर्माण कर लेता है। जैसे कि चूड़ी की आवाज होती है तो बच्चा समझ जाता है कि माँ कहीं आसपास ही है और वो चुप हो जाता है, रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है कि अच्छा चूड़ियों की आवाज है, इसका मतलब मेरी माँ मुझे लेने आ रही है। इस तरह ना बच्चे सामान्यीकरण और संकल्पनाएं बनाना सीख जाते हैं। चूसने की क्रिया द्वारा बच्चे विभेदीकरण भी सीखते हैं। जैसे कि 2 वस्तु अनुभव में भेद करना बच्चा सीख जाता है कि अपनी भूख के अनुसार तेज व धीरे चूसते हैं। अगर जैसे बच्चे को भूख नहीं है लेकिन फिर भी उसे दूध पीना तो धीरे धीरे पीते रहते हैं, लेकिन अगर उसे भूख लगी है ना तो जल्दी 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 पीने लगते हैं। इससे पता चलता है ना कि बच्चे में विभेदीकरण भी हो रहा है कि क्या लगने पे क्या करना चाहिए। जीवन के प्रथम वर्ष में यह वस्तु को सीखने जानने के लिए प्रमुख साधन होता है। यही चीजें जो होती है ना विभेदीकरण सामान्यीकरण। दूसरी उपावस्था की अवधि दूसरे महीने से चौथे महीने तक होती है।
इस जो दूसरी उपावस्था में बच्चे क्या करते हैं, अपने आसपास का जो वातावरण होता है ना, उसे उसमें सीखते हैं और उसी में अन्वेषण अन्वेषण करने के लिए अग्रसर होते हैं, उसी से रुचि लेने लगते हैं। अब शिशु चल तो पाते नहीं है, तो वे आंखों द्वारा अन्वेषण करते हैं। पहले जहाँ जहाँ वे 18-18 घंटे सोते थे, अब वे कम सोते हैं और जगह होने पे वातावरण को और अधिक देख पाते हैं। देखते हैं कि कैसे वस्तुएं यहाँ है, वो हिल रही है, अगर यहाँ से चली गई दोबारा यहीं पे आ जाएगी। तो ये सब बच्चे सीखने लग जाते हैं, और जो चीज़ें आकर्षित लगती है ना, उन्हें ज़्यादा निहारते हैं, वो ज़्यादा देख के उनको खुश होने लगते हैं। अब हिलने डुलने वाली वस्तुओं की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। इन अपरिचित वस्तुओं में वो अधिक रुचि दिखाते हैं। शिशु का यह पता लगा पाना कि कोई वस्तु अपरिचित है, उसकी स्मरण शक्ति को दर्शाता है। जैसे कि परिचित अपरिचित के लिए भेद कर पाने का मतलब है कि यदि किसी को देखते हैं तो उसे याद रहता है, और वो जान जाते हैं कि है ना, इसे हम जानते हैं, इसे हम नहीं जानते। तो परिचित अपरिचित के बारे में संकल्पना कर सकते हैं। जैसे कि अब बच्चा है, किसी भी चीज को उठा रहा है और मुंह में डाल रहा है ना, उसे अच्छा लगता है मुंह में डालना। पहले अपने हाथ को मुंह में डालेगा, फिर देखेगा, हाथ को अपने गौर से देखता है, फिर उंगलियों को देखे, मुट्ठी बंद करेगा। मतलब वो देख रहा होता है कि क्या क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके ना वो अपने क्रियाएं करता रहता है और सीखता रहता है। इससे बच्चा धीरे धीरे क्या करता है कि अपने आसपास के परिचित लोग हैं उनकी आवाजें पहचानने लगता है। उसका जो माँ है, उसकी आवाज़ जैसे वो सुन रहा होता है, उसकी आवाज़ वो बच्चा पहचान जाता है। बच्चे को क्या है, जैसे पिता होता है और माता होती है, उनका चेहरा वो देख रहा होता है, तो उनको देख के वो पहचान जाता है। और कोई और आ जाए तो उनको देख के उसके चेहरे के हाव भाव बदल सकते हैं। तो इसका मतलब वो माता पिता को तो पहचान रहा है, उनको नहीं पहचान रहा है। इसका मतलब उसकी स्मरण शक्ति है कि वो उनको मैं जानता हूँ, इनको नहीं जानता। इसका मतलब उनमें स्मरण शक्ति भी बढ़ रही है। अब जैसे ही एक बच्ची है, वो अपनी क्रियाओं के आधार पर घटनाओं का पूर्वानुमान भी लगा लेती है। जैसे कि अब बच्ची को भूख लगी, तो उसने कई बार देखा, जैसे मुझे भूख लगती है, माँ आती है तो मैं दूध पीती हूँ। तो जैसे ही बच्ची को भूख लगी, वो रोएगी, वो देखती है माँ आ गई, तो वैसे ही वो अपने ना होठ को चूसना निकाल के ना चूसने की प्रक्रिया करना शुरू कर देती है कि बस मैं अब दूध पीऊंगी, माँ आ गई है और गोदी में आऊंगी। इस तरह से ना बच्चे अपनी क्रियाएं ऐसे करने लग जाते हैं कि मैं ऐसे करूंगी और फिर ये करूंगी। इसका मतलब घटनाओं का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। इससे भी हमें लगता है ना, पता चलता है कि बच्चे में स्मरण शक्ति है। और जैसे चौथे पांचवे में हमें क्या, बच्चे कूजन करना भी शुरू कर देते हैं। और इस कूजन में वयस्कों का भी योगदान होना चाहिए कि बच्चों को मतलब प्रेरणा प्राप्त होता है बच्चों को। बच्चे आवाज करेंगे, जो बड़े होते हैं वयस्क उनका अनुकरण करेंगे, फिर बच्चे और खुश होकर कूजन करते हैं। इससे बच्चों को क्या, नए नए कौशल सीखने को मिलते हैं। और इस अनुकरण की शुरुआत एक छोटी उम्र में देखी जा सकती है। जब तक शिशु तीसरी उपावस्था यानी कि 4 से 8 महीने में प्रवेश करते हैं, तब वे वस्तु को पकड़ने, धकेलने, हिलाने डुलाने में सक्षम हो जाते हैं। वे वस्तु पर क्रियाएं करते हैं और नई क्रियाएं सीखते हैं, जिसके परिणाम रोचक होते हैं और उनको ना फिर और मजे आते हैं। जैसे कि पालने में लेटी बालिका अपने हाथ पांव मिलाती है और उसमें लटकी हुई गुड़िया पर अचानक उसका हाथ लग गया, गुड़िया हिलने लगी। अब जैसे वो गुड़िया हिलती है ना, उसे खुश होकर देखती है। और अब जैसे ही गुड़िया रुक गई, तो फिर से हाथ हिलाती है और फिर से उस गुड़िया को हिलाने लग जाती है। अब उसे पता चल जाता है बच्ची को कि मैं ऊपर हाथ मारूंगी तो ये गुड़िया हिलेगी, फिर थोड़ी देर के बाद ये रुक जाएगी। अब गुड़िया को हिलाना है, तो उसे समझ आ गया कि मुझे दोबारा से हाथ मारना होगा उसके ऊपर। तो वो पहचान जाती है कि उसका हाथ का हिलना और गुड़िया का हिलना संबद्ध है एक दूसरे से। इस परिणाम से प्रसन्न होकर वह उस क्रिया को दोहराती है और ध्यान से उस क्रिया को देखती है। इससे क्या है, हम समझ सकते हैं कि जो बच्ची होती है वो जान रही होती है, जानने का प्रयास कर रही होती है कि जो उसकी क्रियाएं हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है दूसरों पे। तो ये उसे समझ में आने लग जाता है कि मेरे हाथ हिलाने से गुड़िया हिल रही है। तो कारण और प्रभाव के बारे में बच्चे सीखने लग जाती हैं। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि शिशु साभिप्राय क्रियाएं करने लगे हैं। अब जैसे बालिका किसी गतिविधि में भाग लिया होगा, तो हम देखते हैं ना, बच्चे के साथ कभी खेल रहे हो तो खिलौना जमीन पे गिरा दे, हम उसे वापस देते हैं। अब बच्चा छोटा, वो दोबारा उसे उठाएगा, फिर जमीन पे फेंकेगा, फिर हम उसे उठा के देंगे, फिर जमीन पे फेंकेगा, फिर हम अगर उसे उठा के नहीं देंगे, वो हमारी तरफ देखेगा और ना आशा करता है कि हम फिर से उसे दें उठा के, क्योंकि उसके लिए खेल क्रिया है। अब उसे ऐसा करने में मजा आ रहा भी हो सकता है कि जो उसके साथ ही क्रिया कर रहा हो वो बड़ा है, वयस्क है, तो उसे क्रिया करने में मजा ना आए। लेकिन बच्ची सीख रही होती है, उसे गतिविधि व उसके परिणाम के बीच संबद्धता का बोध होने लगा। उसे पता है कि मैं गिराऊंगी फिर उठा के देंगे, मैं गिराऊंगी फिर उठा के देंगे, और उसे मजा आ रहा होता है उन क्रियाओं में। साभिप्राय क्रिया करना संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण चरण है। हमारी अधिकांश क्रियाएं किसी न किसी अभिप्राय से ही होती हैं। हम किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्रिया करते हैं। जब शिशु इन क्रियाओं को करने लगते हैं, तो क्रियाएं उनके नियंत्रण में आ जाती है और उन्हें यह विश्वास मिलता है कि जो वातावरण वर्ण है उसमें वो कुछ अपने अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं।
क्रियाओं को इच्छानुसार कर पाने के फलस्वरूप लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता उभरती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का अर्थ है अपनी गतिविधि द्वारा किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचना, अर्थात अपनी क्रियाओं के माध्यम से किसी अंत तक पहुंचना। अब चौथी उपव्यवस्था आती है, तो उसमें 8 से 12 महीने की उम्र तक रहती है और इसमें बच्चे के समस्या का समाधान सीख लेते हैं। जैसे कि एक बच्ची है, जमीन पे पड़े खिलौने तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रही होती है, खिलौना पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो माँ ने उसके आगे उसके और खिलौने के बीच एक तकिया रख दिया। खिलौने के पकड़ने के लिए अब बालिका के लिए उस तकिए को हटाना जरूरी था, तो उसने झटके से तकिए को हटा दिया और अपना रास्ता साफ कर लिया। फिर माँ ने दोबारा तकिया रखने की कोशिश की ना, फिर उसने तकिए को हाथ में पकड़े रखा, तो बालिका ने तकिया हटाने की कोशिश की, नहीं हटा तो जोर से खींच के हटाने की कोशिश की। इससे क्या है, बालिका सीख रही होती है समस्या का समाधान मैं कैसे करूं, तो अब वो कोशिश करती है कैसे हटाऊं ना, वो और जोर से हटाने की कोशिश करती है। और इस टाइम बच्ची समझने लग जाती है कि जो वस्तुएं होती है वो जगह घेरती है, उन्हें हिलाया डुलाया जा सकता है। यदि बालिका और खिलौने के बीच कोई बाधा है, लकड़ी का छोटा तख्त है, तो बालिका जानती है कि उसे हटाना ही पड़ेगा, इसे हटाए बिना मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी। अब जैसे कि लगभग 10 महीने के शिशु जमीन पे खेल रहा है, हम देखते हैं उसे, तो छोटी छोटी चीज़ों से को ध्यान से देखता है, जैसे कोई भी टुकड़ा, किसी भी चीज़ का छोटा टुकड़ा, धागा, उन्हें उसे लगता है ना कि ये क्या, हमें समझो वो दिखाई नहीं दे रहा, और वो ध्यान से उसे उठा के देखता है ये है क्या। इससे पता चलता है कि शिशु को जो छोटे से अंश को भी देख पाने की योग्यता है। इस उम्र में शिशु की स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, जब वे अधिक घटना याद कर सकते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं। अब जैसे कि बच्ची है, वो रोज देखती है कि स्कूटर, उसके पिता, स्कूटर की आवाज़ आती है तो उसके पिता आते हैं, तो जैसे ही शाम के टाइम स्कूटर की आवाज़ आएगी तो वो गेट के पास जाके खड़ी हो जाती है कि अच्छा उसके पिता के आने का समय हो गया। अब इससे हमें ना शिशुओं के बारे में पता चलता है। धीरे धीरे बच्ची अपनी चीज़ों का मतलब समझने लगती है कि दूध के लिए बॉटल पे निर्भर रहना है ना, गेंद गेंद फेंक के खेलते हैं, इस तरह से बच्ची चीज़ों को जानने लग जाती है, उनका मतलब समझने लग जाती है, अपने परिचितों को जानने लग जाती है, माता पिता को पहचानने लग जाती है। उसकी जो प्रत्येक क्रिया है ना, उसमें उन चीज़ों की झलक दिखती है जो उसने पिछले समय में कुछ समय में सीखा है, जैसे ध्यान केंद्रित करना, वस्तुओं की ओर हाथ बढ़ाना, पकड़ना, खिलौनों के लिए हाथ पैर मारना, पटकना, थपथपाना, ये सब पूर्वानुमान होते हैं जो कि उसकी बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं कि उसमें बुद्धि भी है। जैसे 1 वर्षीय शिशु की उपलब्धियां ये होती है कि झुंझुना बजा पाता है, कटोरी पकड़ लेता है, किसी भी ध्वनि का अनुकरण कर पाता है। एक 3 वर्षीय बालिका की तुलना में जो लोगों के नाम जानती है, उनसे बात करती है, बहुत कुछ समझती है, बहुत सरल लगती है, परंतु ये महत्वपूर्ण चरण है जो बाद में होने वाले विकास का आधार है, क्योंकि बच्ची अगर इस उम्र में ये चीज़ें सीख रही है तो आगे जाके उसके विकास में सहायक होंगी। अब कुछ प्रश्न उत्तर है। संवेदी क्रियात्मक विकास की चारों उप अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो पहली उप अवस्था है, उसमें नवजात शिशु अपनी जो सहज प्रतिक्रियाएं हैं ना, उससे वातावरण में तालमेल बैठाना सीखते हैं, और इससे वे जो सामान्यीकरण और विभेदीकरण की प्रक्रिया है ना, वो सीखते हैं पहली उपव्यवस्था में। दूसरी उप अवस्था में बच्चे वातावरण को अपनी आंखों से जांचने, अन्वेषण करने का तरीका सीखते हैं, क्योंकि इस समय क्या, बच्चे चल तो पाते नहीं है, तो वो देख के ही अन्वेषण करते हैं। इससे वो जानते हैं कि कौन परिचित है कौन अपरिचित, यानी कि अपने परिचित अपरिचित में भेद कर पाने की क्षमता हो जाती है उनमें, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ रही होती है इस टाइम। अन्य लोगों के व्यवहार का अनुकरण भी करने लग जाते हैं, और वे ना घटनाओं का पूर्वानुमान भी करने लग जाते हैं, घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं अपनी क्रियाओं के आधार पर। तीसरी उपावस्था में नई स्थितियों में, कब जो नई स्थितियां है ना, उनमें प्रयोग करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि वे ये जान पाते हैं कि इस स्थिति से हमें कैसे निपटना है। वे समझ जाते हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो जगह को रोकती हैं, और इस टाइम ना उनको चीज़ें याद रहती हैं और उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। चौथी उपावस्था में बच्चे समझने लग जाते हैं कि उनकी जो क्रियाएं हैं वो वस्तुओं पर प्रभाव डालती हैं, और उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य का या कारण का कोई परिणाम होता है, ये भी वो समझने लग जाते हैं कि उनकी क्रियाएं किसी चीज़ पे क्या प्रभाव डाल रही हैं। क्रियाओं का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वह मतलब अग्रसर होती है कि ये क्रिया मैंने की, इसका ये परिणाम होगा। सरल स्थितियों से जूझ सकते हैं कि जो छोटी छोटी मुसीबतें होती हैं ना, उनसे जूझ सकते हैं, जैसे बताया गया था कि वो तकिए को हटाना हो, या फिर मेज से खिलौना लेने के लिए माँ की तरफ वापस जाना हो, ये सब उनसे जूझ सकते हैं। वस्तुओं में भेद कर सकते हैं बच्चे, वे अपने परिचित अपरिचित को पहचानने लगते हैं। इस टाइम उनके भाषा का विकास भी होने लगता है, और अन्य लोगों के क्रिया व्यवहार जो होती है ना, क्रियाएं और व्यवहार का अनुकरण भी करने लगते हैं बच्चे। पालनकर्ता की भूमिका।
अब जो आनुवंशिकता बुद्धि की क्षमता निर्धारित करती है और परिवेश निर्धारित करता है कि कितनी क्षमता साकार होगी, अर्थात बुद्धि का विकास आनुवंशिकता और परिवेश की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। तो जो परिवेश का महत्वपूर्ण पहलू है पालन करता इसके ऊपर ध्यान देगा तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास और ढंग से होगा, क्योंकि पालनकर्ता जो होते हैं ना, वो अपने कार्यों द्वारा निश्चित करते हैं कि बच्चे की जो क्षमता होती है कितनी साकार होगी और कितनी नहीं होगी। शिशु को प्रेरित करने के लिए अनुभव प्रदान करना सामान्यतः परिवार का ही उत्तरदायित्व होता है। चूंकि शिशु इस टाइम चल फिर नहीं सकते हैं, इसलिए वे केवल उन्हीं वस्तुओं का अन्वेषण कर सकते हैं जो कि उनकी दृष्टि के सामने और उनकी पहुंच के सामने। तो इसलिए पालनकर्ता को इस पहलू के प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, और उनके जो शिशु होते हैं ना, उनको विविध प्रकार की वस्तु जैसे गेंद, झुंझुना, चम्मच आदि खेलने के लिए देनी चाहिए, जिससे कि क्या है, उन वस्तुओं के बारे में जाने। उनके बच्चों के लिए ना उन चीज़ों को छूना शिशुओं के लिए बहुत जरूरी है सीखने के लिए। उसी प्रकार लोगों को जानने के लिए अंतःक्रिया करना भी उनके लिए आवश्यक है। परिवार के सदस्यों को शिशु के साथ खेलने, बातचीत करने, इन सब के लिए अधिक समय देना होता है। प्रेरित करने के लिए अनुभव देने चाहिए। लोगों के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा शिशु संकल्पनाएं समझते हैं और उनकी जानकारी का भंडार बढ़ता है। ऐसी अंतः क्रियाएं उन्हें अपने अनुभवों को समझने में भी मदद करती हैं। जब एक शिशु 8 से 9 महीने का हो जाता है तो अभिभावकों ने नई नई वस्तुएं दिखानी चाहिए, जिससे क्या उनका ध्यान आकर्षित हो और उनके बारे में सीखे बच्चे। इसलिए पालनकर्ता की भूमिका है कि वह शिशु की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रेरित करने के लिए अनुभव प्रदान करे बच्चे को। अब जो शिशु होते हैं, उनके विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वयस्क अपना योगदान देना चाहिए। जैसे कि अपनी भूमिका को उनको ना भूलना नहीं चाहिए। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, बच्चा खुद सीखेगा। बच्चा कोई निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है जो कि केवल अनुभव प्राप्त करते हैं। अगर ऐसा होता तो सभी बच्चे जिनके एक जैसे अनुभव है एक समान होते। लेकिन क्या है, बच्चों को जितना सीखने का मौका मिलता है, जैसे माहौल में वो रहते हैं, तो उसका उनके ऊपर, उनके विकास पर या उनके सीखने पे प्रभाव पड़ता है। बच्चे में जन्मजात स्वाभाविक भिन्नताएं होती है, जिसके कारण ही वे समान परिस्थिति में भी अलग अलग अनुक्रिया दिखाते हैं। शिशु क्रियाशील होते हैं, आसपास की घटनाओं के और अनुक्रिया दिखाते हैं। शिशु किस प्रकार एक विशेष अनुभव को जानते हैं या उनके पूर्व अनुभव या जो विविध निजी कारक जो होते हैं ना, जो उसने देखा और सीखा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। पालनकर्ता संज्ञानात्मक विकास को किस प्रकार बढ़ावा दे सकते हैं। हमने इसमें पढ़ा है ना कि बच्चे को वो ना प्रेरणा प्रदान करना चाहिए, और उन्हें ना ऐसी चीज़ें देनी चाहिए खेलने के लिए जिससे बच्चे को अन्वेषण करने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले। बच्चे की दृष्टि के सामने चीज़ें रखे, बच्चे को चीज़ें छूने के लिए दे, ताकि बच्चे उनके बारे में सीख पाएँ। बच्चे से अंतःक्रिया करे ताकि उसका जो सामाजिक या भावात्मक विकास हो दूसरों के साथ, ये सब बच्चे के साथ करना जरूरी है। बच्चे के साथ जब बच्चा कूजन करना शुरू करे तो बच्चे के साथ उस कूजन जब बच्चा करे तो कूजन का अनुकरण करे, उससे भी बच्चे को सीखने में, भाषा सीखने में मदद मिलेगा। इस तरह से जो बच्चा है उसकी उम्र के हिसाब से बच्चे को प्रेरणा प्रदान करना चाहिए माता पिता को। अब हमने इसमें पढ़ा कि जीवन के पहले ही वर्ष में बच्चा विचार शक्ति प्राप्त कर लेता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है कि जो बच्चा होता है अपने वातावरण के बारे में जानता है, उसकी विचार शक्ति अपने समय के साथ धीरे धीरे जटिल होती जाती है। संज्ञानात्मक विचार जो होता है, विकास होता है, विचार शक्ति से संबंधित होता है। संज्ञान में कई मानसिक क्रियाएं सम्मिलित है, जैसे कि सीखना, स्मरण शक्ति, प्रतीकात्मकता, तर्क शक्ति, अनुकरण, समस्या समाधान, विभेदीकरण आदि। जो जॉन पिएजे थे, उन्होंने यह समझ आने की कोशिश की कि जो बच्चा है उनको आम वस्तु व दैनिक घटनाओं के बारे में ज्ञान कैसे विकसित होता है। उनके आधार पर उन्होंने विकास के सिद्धांत भी प्रस्तुत किए कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी जो विचार शक्ति होती है उनमें परिवर्तन आता है। इसीलिए प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चे होती है, उनकी विचार शक्ति भिन्न भिन्न होती है। हर अवस्था में बच्चे भिन्न तरीकों से स्थितियों से निपटते हैं। जैसे जैसे शिशु और या बच्चे जो होते हैं बड़े होते जाते हैं, वे अपने आसपास के वातावरण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पिएजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में शिशु घटना और अनुभव के बारे में ज्ञानेंद्रिय व क्रियात्मक क्षमताओं के माध्यम से समझते हैं। ये सभी घटनाएं जो बच्चे होते हैं, इन घटनाओं की संकल्पनाएं नहीं बना पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सीखने लगते हैं और वो अपने वातावरण के जो होता है उसको काफ़ी अच्छे से जानने लग जाते हैं। आसपास के कुछ लोगों को पहचानने लग जाते हैं, ये समझने लग जाते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं उनका क्या परिणाम है, और अपनी क्षमताओं को समझने लग जाते हैं। धीरे धीरे उनकी जो याद करने की स्मरण शक्ति वो बढ़ जाती है, भाषा का विकास होता है। अपनी क्रियाएं खुद से करने पे कि मैं कैसे, वो अपना काम कुछ छोटा छोटा ना हाथ की हम मर्जी से हिला सकते हैं, अपने खिलौने खुद पकड़ सकते हैं, अपनी क्रियाएं खुद से नियोजित करने में सक्षम हो जाते हैं। और वे ये समझते हैं कि जो घटनाएं होती हैं या उनके जो
उनके कार्य जो होते हैं ना किस प्रकार किसी चीज़ पे प्रभाव डालते हैं, और जो घटनाएं किस तरह से घटित होती हैं, आसपास की दुनिया के बारे में प्रतीक बनाने लग जाते हैं, धारणा बनाने लग जाते हैं। संवेदी क्रियात्मक अवस्था 6 उपावस्थाओं में विभक्त है, जिनमें से प्रत्येक 4 की चर्चा इसमें की गई है। पहली उपावस्था में जो होती है, बच्चा सहज प्रतिक्रियाओं का उपयोग करता है, मौलिक रूप से सामान्यीकरण विभेदीकरण द्वारा सीखता है। दूसरी में जो बच्चा जिज्ञासा प्रकट करता है, वातावरण को देखता है और अपनी दृष्टि से उसका अन्वेषण करने की कोशिश करता है, परिचित अपरिचित लोगों को जानने लग जाता है, उनमें विभेद करना सीख जाता है, कुछ क्रियाओं की नकल करता है। जो तीसरी उपावस्था आती है उसमें वह जान जाता है कि जो उसके काम है ना वो किसी लोग पर या वस्तुओं पर कैसे प्रभाव डालते हैं। ये क्रिया साभिप्राय भी हो सकती है, और ये कारण व परिणाम के संबंधों को समझने लगते हैं जो बच्चे होते हैं। मतलब वो अपनी मर्जी से काम क्रियाएं करते हैं, और वे समझ जाते हैं कि क्या कारण है, इसका क्या परिणाम होगा, जो क्रिया कर रहे हैं ना उसका कारण और परिणाम के बारे में जानने लग जाते हैं। चौथी उपावस्था की विशेषता है कि शिशु की लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर पाने की क्षमता मिलती है उसे। अब वह 2 या 2 से अधिक क्रियाओं को मिलाकर भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आनुवांशिकता और परिवेश कारकों के परस्पर अंतःक्रिया संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। आनुवांशिकता सामर्थ्य निर्धारित करती है, परंतु कितनी क्षमता उपलब्ध होगी यह तो जो शिशु है उसके अनुभव पर ही निर्भर करता है। इसीलिए बच्चों को अनुभव देने के लिए जो पालनकर्ता होते हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ये कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों को अनुभव प्रदान करने के लिए पालनकर्ता को भरपूर प्रयास करने चाहिए, क्योंकि अर्थपूर्ण व प्रेरित करने के अनुभव जो होते हैं वो पालनकर्ता जितने ज़्यादा प्रदान करेगा, बच्चे के सीखने की या फिर बच्चों को अनुभव उतने अधिक मिलेंगे, और बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उसी गति से उसी तेजी से होगा। तो आज के चैप्टर में हमने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ा, और छोटे बच्चे जो होते हैं 1 वर्ष तक के उनके बारे में पढ़ा है हमने। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।